अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहे तो भागो यहाँ से, छोड़ो दूसरे को, तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है, और ठीक है किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा ना। देख मैं जानती हूँ, जो पत्नियां होती हैं ना अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सी कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चला जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के लेना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा? अरे मेरा बच्चा आ गई, तू फिर बेटेगा। आजा आजा आजा। अरे वैष्णवी, वैष्णवी ये क्या हो गया इसको? वैष्णवी, वैष्णवी, विष्णु मेरी बेटी, क्या 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 बात क्या बेटा? ये दरवाजा क्यों बंद? क्या बात क्या है बेटे? पापा को बताना। तबीयत ठीक है?
वैष्णवी, देख बिटिया, तुझे पापा की कसम है, दरवाजा खोल, मेरे से बात कर। पापा मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए आराम करने आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दूंगी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ सीरियस तो नहीं है ना बेटा? पापा सब ठीक है, बोला तो थक गई हूँ बस, अब जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, आराम कर। अरे आप बिटिया कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे पापा को ये तो बता दे बेटा, कहाँ जा रही है? पापा से बात नहीं कर रही तू? पापा आ रही हूँ ना थोड़ी देर में, यहीं जा रही हूँ पास में। पास में कहाँ जा रही है पुत्र, बता तो दे पापा को। चिंगारी दीदी के पास जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा सुन, वो चिंगारी के यहाँ कुछ खा भी लियो। हाँ खा लूंगी। भाऊ, भाऊ, भाऊ। हाँ आ गए तुम लोग? अरे इसको कुछ खिलाया? इसने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है भाई। तो खिलाऊंगी नहीं क्या अपनी बेटी को? भूखी रखूंगी क्या? आ बैठ के बात कर। तो बैठ बैठ बैठ। तू क्या 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 बात है? अरे कोई बात नहीं है भाऊ, बच्ची है, छोटी सी गलती हो गई है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे छोटी सी गलती हो गई है इसे भाऊ। गलती 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 क्या हुई है इसे? अरे भाऊ तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगी। तू परेशान क्यों होता है? देख तू बड़ा भाई है ना मेरा, छोटी बहन मानता है ना मुझे, फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे चिंगारी, तेरे होते हुए क्यों परेशान होगा बेटा? तो बस इसकी माँ को के साथ भी तूने इसको संभाला बचपन से, इसकी माँ के जाने के बाद भी तू भाई। देख भाऊ, तुझे भरोसा है ना चिंगारी पे, फिर तू चिंता क्यों कर रहा है? बोल। ठीक है लेकिन अरे भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं, ये जब आई आज आई तो अलग सी थी मतलब। भाऊ देख, मैं बोल रही हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे बता तो दो मुझे, क्या है क्या मुझे अरे पता। भाऊ मैंने बोला ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू संभाल लेगी चिंगारी, मुझे बाप हूं मैं, मुझे पता चल गया क्या है। भाऊ पेट से ये भाऊ देख भाऊ, लड़का अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, अच्छी नौकरी करता है, समझ। बस एक प्रॉब्लम है भाऊ। पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस एक बार आप उस लड़के से मिल लीजिए। पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, प्लीज पापा। भाऊ भाऊ मेरी बात सुन भाऊ, कहाँ गया तू? देख लड़का बहुत अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, और मैं कल का आज शाम को ही उसके घर जाऊंगी मिलने, उस लड़के से मिलूंगी, उसके माँ बाप से मिलूंगी, राजी होने के बाद ही शादी करवाएंगे। लेकिन भाऊ बस एक छोटी सी दिक्कत है, तू तो ठहरा ब्राह्मण और उसकी जाति ना छोटी जाति का है, लेकिन देख पैसे में ना और शोहरत में, नाम में, सब चीज में ऊंचा है। बस एक जाति की बात है भाऊ। भाऊ सोच, और तू सोच ना, मेरी बात सुन, ये समाज वाले क्या करेंगे तेरे लिए? और देख देख तू झूठ मत बोलियो, तू ही बोलता था ना कि ये तेरी दुनिया है। जब से तेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, तूने इसको अपनी दुनिया मानी है, इसे हर चीज दिया तूने, प्यार दुलार, माँ बाप, सब कुछ। समाज के लिए तू जिएगा
या फिर अपनी बेटी के लिए? तू बोल। तू यहाँ बैठ बेटा, तू यहाँ बैठ। देख भाऊ, घबरा मत। और ये समय ना परेशान होने का नहीं है, दिमाग से सोच। और तू देख पढ़ा लिखा है, तू रिटायर्ड फौजी रहा है, तू क्या ये सब जात पात की चीज में पड़ेगा? है? लड़का बहुत अच्छा है, बात मानना। मैंने उससे बात की और मैं खुद मिल के आऊंगा। तू बोल तो तेरी भी मुलाकात करवाऊंगा उससे। देख भाऊ, संभाल अपने आप को। भाऊ पापा वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। देख भाऊ, ये तेरी बेटी ने ना 2 फैसले कर रखे हैं। एक, इस बच्चे को जन्म देगी लेकिन उससे पहले उस लड़के से शादी करेगी। और दूसरा, ये खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर लेगी। तू बता, तू क्या चाहता है भाऊ? तू अपनी बेटी चाहता है या फिर तू जात देखना चाहता है? बोल भाऊ, भाऊ बोल। देख, ये चुप रहने का समय नहीं है भाऊ, संभाल अपने आप को। चिंगारी मेरी बहन, ये तुझे याद है जब ये होने वाली थी तेरी भाभी को, हम अस्पताल ले गए, वो डॉक्टर से किसने तूने पूछा था ये मैंने कि वो कौन सी जाति का? वो नर्स है, उनसे देख भाऊ, तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे और आज भी मैं देखना नहीं चाहती हूँ। देख भाऊ, संभाल अपने आप को। देख, वो आंसू मत ला। चिंगारी, इसे स्कूल तू लेकर गई थी पहली बार एडमिशन कराने। तूने पूछा था प्रिंसिपल, तुझे याद है उसका क्या, वो कौन सी जाति की थी? हैं? और तेरी भाभी कितनी जिद कर रही थी, मेरी बेटी को अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है। वो जब मैं अंग्रेजी टीचर इसके लिए लाया था ट्यूशन के लिए, मुझे याद नहीं कौन सी जाति का था। पहली बार जब ये बाबा बोली थी ना, मैं वो रमादीन की दुकान से लड्डू लाया था और मुझे कसम से इतने सालों से मैंने नहीं पूछा कि रमादीन तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ खिलाता है, लेकिन तेरी जात क्या है? गलती हो गई, गलती तो हुई है चिंगारी। देख भाऊ, इसने गलती की है। रोक 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 रोक। लेकिन लेकिन भाऊ देख, मेरी बात सुन। तू कोई भी फैसला लेना ना, सब कुछ सोच समझ के लेना। ये तेरी जान है। नहीं, गलती ये हुई है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 4 साल से ये रिश्ते में थे। अरे पगली, मुझे ना सही दो प्लीज, इस चिंगारी बुआ को तो बता देती। इधर आ, कहाँ रहते हो? भाऊ मैंने इसे पूछा था, यही पास में ही रहते। तू बोल तो हम कल सुबह ही चलते उसके घर। तू बोल। नहीं भाऊ, तू क्या बोल रहा है ये? भाऊ, हम उसे कल नहीं मिलेंगे, मुझे आज ही मिलना है उससे। हाँ भाऊ, अभी चलते हैं। देखो चिंगारी, हम तब तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं जब तक हमारी दोस्ती की सारी कोशिशें फेल ना हो जाए। अब चाय लो ना चिंगारी, चाय लो। और चिंगारी तब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती जब तक सामने वाला ठग, लुटेरा, चोर या फिर बेईमान नजर आता है। भाई वाह चिंगारी वाह, तुम्हारी ये हाजिर जवाबी से ये दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी बहुत खुश हुआ। एक बात बताऊं, तुम्हारी हमारी खूब चलेगी। बड़ा हुआ भाई दोस्ती का। मंत्री जी, आपके हाथ न जाने कितनों खून से सने हुए हैं, तो मैं आपसे हाथ मिला के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। चिंगारी, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी मौत के साए में बैठी हो। हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गई चिंगारी।
श्रेया श्रेया श्रेया, राजनीति का एक असूल है कि जहां अपना फायदा हो रहा हो ना, वहां अपने सारे असूलों को तोड़ दो, साइड पे फेंक दो कहीं। और एक दूसरा असूल भी है कि अपना कोई असूल ही नहीं होना चाहिए। चिंगारी भाई, मुझे तुम्हारी ये बिंदास बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो आज तक इस तरह बात करने वाला कोई मिला ही नहीं। मंत्री जी, ये क्वालिटी अब मर्दों में रही कहां है? चिंगारी, तुम जानती हो तुम्हें यहाँ रिवॉल्वर की नोक पे क्यों लाया गया है? शायद मैं आपके लिए खास हूं या फिर खास दुश्मन। चिंगारी, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्त। वो क्या है ना, हमारी पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, हर तरफ थू थू हो रही है। मंत्री जी, साफ साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिंगारी, सीधी बात यह है कि हमारी पार्टी तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। फ्री में नहीं, ना 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 ना, फ्री में कुछ नहीं। वो क्या है ना कि पहले ही फ्री फंड के चक्कर में हमारी पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी चिंगारी, मैं सब में नहीं। वैसे मुझे करना क्या होगा इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो और जनता के बीच जाओ, ताकि तुम्हें देखकर जनता को लगे कि हमारी पार्टी जनता की हितैषी है। चिंगारी, वो क्या है ना कि रोहिणी क्षेत्र से इस बार विपक्षी दल ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी का जवाब देने के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। आ गई समझ में, मुझे सारी बात समझ में आ गई मंत्री जी। तो फिर तैयार हो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? चिंगारी, जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति के गंदे नाले में उतरना ही पड़ेगा। अभी मैं समाज के लिए जो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। राजनीति में आ गई तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। चिंगारी, सही मौका है, सोच ले तू। अगर तूने ये पार्टी ज्वाइन कर ली ना तो देश से गंदगी का सफाई भी तू ही कर पाएगी। चिंगारी, चिंगारी, कहाँ चली गई थी? वापस आ जाओ, मेरे दोनों कान तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेकरार हैं। मंत्री जी, मुझे मंजूर है। अरे वाह! तो फिर अब तो मिला लो दोस्ती का हाथ। मंत्री जी, आपने चिंगारी को चुनाव में लड़ाने का फैसला कर तो लिया है और वो जीत भी जाएगी, ये भी पक्का है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? चिंगारी को कंट्रोल में रख पाओगे क्या आप? जब चिंगारी के हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या वो आपके कंट्रोल में रहेगी? श्रेया, तुम अभी बहुत नादान हो, राजनीति के पेंतरों से अनजान हो।
मालूम है, राजनीति का एक और असूल है, पावर किसी को भी दे दो, बल्कि सब में बांट दो, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मान गए मंत्री जी, आप गुरु नहीं महागुरु हैं। शिया, ये जो राजनीति है ना, ये शरीफों के लिए नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा गौरव धंधा है। यहाँ के अच्छे अच्छे शरीफ भी जो है ना, वो बिगड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इस राजनीति में डर दुश्मनों से नहीं लगता है, इसमें डर लगता है अपनों से, या उनसे जो चुपचाप रहते हैं। मिस्टर मंत्री, फिर तो आपको चिंगारी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चुपचाप रहती है। श्रेया डार्लिंग, ये ऐसे चुपचाप रहने वालों से चुपचाप अपना मतलब निकालने के बाद इनको चुपचाप अपने रास्ते से निकाल देना, ये भी राजनीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है? दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है। इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी, बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब दे दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है, तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उसका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए, बहू को जब प्यार से रखेंगी ना
तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहू नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी। वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी, मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी? गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए। फिर देखिए इस घर में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे, तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना, तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ, दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी, देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ, आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए, एकदम चुप। लेकिन भैया, कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था, बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन
मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। अरे यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी, एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती, तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना।
अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया, और गाड़ी में कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान, वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा, घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख, उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका, अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो। आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं, ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूटा बूटी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए, ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है, और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार। अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी, और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अब वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ। जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं, और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं, और अब हम अपने लिए जिएंगे। पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा।
कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ आपको ना राह चलते बसोड़ी में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से। चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। अम्मा आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी। अब आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आप बेटा। इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ,
ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की। इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी ये, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आए वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा। और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी। उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया? हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला? कि बेटा, लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी, जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना, चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं
कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी? पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिसी हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिसी हथकंडे पे आ गई ना तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में है, रास्ता जाम हो जाएगा। फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। तो इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ। इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। वैष्णवी बेटा, वैष्णवी, क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ? मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है।
आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। चल मेरे साथ चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर, जब से इस घर में आई है ना सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की, और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं गई जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कही थी, अरे डायन भी 10 घर छोड़ के पार करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। तमीज से बात कर, तू जानती नहीं है एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन, आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले, सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तू बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ,
आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी ही होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका, दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आग बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए, तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरे पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूट ही तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए, रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है, पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे, चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी
अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता, कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ, मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी जी बोलिए। ये बात करो इस छप्पन छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया, मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। सुनो जी, इसे कहते हैं तकदीर का पलटी मारना। ठीक कहते हो भगवान। आज से 2 साल पहले हम तुम्हारे भाई के फेंके हुए टुकड़ों पे पला करते थे, और आज देखो हम कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये कलयुग चल रहा है। इस काल में जो मेहनत करेंगे ना, वो भूखे मरेंगे, और जो छल कपट करेंगे ना, हमारी तरह ऐशो आराम से जिएंगे दूसरे की प्रॉपर्टी पर। सही कह रहे हो भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो। ये कौन है? भाभी, मैं आपका देवर शैलेंद्र। भाभी, आपने पहचाने नहीं मुझे। मैं आना नहीं चाहता था भाभी, लेकिन क्या करूं, इस भूखे के लिए आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए आपकी चौखट पर आ गया हूं। भाभी, आप ना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं यहीं बैठ जाऊंगा। घर में जो भी बना ले आओ भाभी, मैं यहीं खा लूंगा भाभी, यहीं बैठ के खा लूंगा मैं। है सुनो जी, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो ना इसे। जिस घर में बैठ के शैलेंद्र जी को खाना खाना चाहिए, वहां पे तेरे जैसा नीच और लालची भाई बैठ के खाना खा रहा है, और जिसे दूसरों के टुकड़ों पलना चाहिए, यहाँ पे शहंशाहों की तरह जिंदगी जी रहा है। ये बंदा गली गली भीख मांग के खाना खाता है। इसने अपनी आप बीती बताई तभी चिंगारी आई है, समझा? अबे तो है कौन और मेरे घर में घुसे कैसे आई? चिंगारे, चिंगारे कन्नर, 2 मुँहे सांपों के लिए तलवार 2 धारी हूं मैं। गौर से मेरी आंखों में देख, चिंगारी हूं मैं, चिंगारी। काट के लाश कर दूंगी, जला कर राख कर दूंगी, समझा? और उस राख को ना हवा में उड़ा दूंगी, समझा? मेरी बदनसीबी देखो चिंगारी जी, अपने ही घर में भीख मांगकर खाना पड़ रहा है मुझे। अबे तू कैसा कलयुगी भाई और तू कैसी कलयुगी भाभी है, जो अपने भाई और अपने देवर को दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के पैसों पे तुम दोनों ऐश कर रहे हो, और ये बंदा दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका है। तूने अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, कोई जोड़ो से नहीं की थी। हाँ, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि हमारे मत्थे मार दे तू अपनी प्रॉपर्टी। क्या इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का नाम इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलके इन्हें दर दर भटकने में मजबूर कर दो, खाने के लिए तरसा दो? चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं, और मैं अपने ही घर में 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ, 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ। फ्रॉड और 420 का ऐसा केस लगवाऊंगी ना कि दोनों के दोनों बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे, याद रखना। चिंगारी जी, जब कोर्ट में मैं जायदाद के पेपरों पर साइन कर रहा था, तो मेरा हाथ कांप रहा था मेरा हाथ।
बस बस इतना सबूत काफी इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इन दोनों ने तुम्हें डरा के धमका के तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया और तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया था। जानती हूं मैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है, सबूत, समझे? चिंगारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस उम्र में हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही ये घर खाली करके निकल जाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग चले जाएंगे, बस आप ना हमारी इज्जत को मत उछालना। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। भैया आप हमें माफ कर दीजिए। आउट आउट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल गया, वरना मुझे 2 रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता। हर मजबूर और लाचारों की छड़ी हूं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के साथ खड़ी हूं। आइए बैठिए। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी की करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट वगैरह ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस मकान। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ, मैं भी करोड़पति था। अच्छा। मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों, मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों, कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरे सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी, मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए। चिंगारी जी, देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था इतनी सारी दौलत का मैं क्या करूँगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी।
जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी, आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई। और शैलेंद्र जी, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ मैं। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बरसों से बिछड़े दो भाई फिर से एक हो गए हैं। हाँ चिंगारी जी, आपका एहसानमंद हूं। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई कभी नहीं मिल पाते। पता नहीं मैं कैसे लोगों के बहकावे में आ गया था और अपने भाई से दूर हो गया था, लेकिन मैंने ये दिन कैसे काटे हैं बस मैं ही जानता हूं। भाई से बिछड़ करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक बाजू कट गया हो, लेकिन आज भाई के रूप में मुझे वापस ऐसा लगता है कि मेरा बाजू वापस आ गया है। आज सचमुच खुशी का दिन है। देखिए संजीव जी, मैंने तो सिर्फ दोनों भाइयों के बीच में जो गलतफहमियां थी ना, वो दूर की है। लेकिन दोनों भाई तो एक माँ के कोख से जन्मे थे ना, कब तक दूर रह सकते थे? दोनों ने एक दूसरे की कमी महसूस की और आज देखिए दोनों भाई एक साथ हैं। हाँ चिंगारी जी, एक कलंक था मेरे माथे पे कि मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, लेकिन सच्चाई क्या थी ये मैं जानती थी। लेकिन आज ये कलंक मेरे माथे से धुल गया चिंगारी जी। आज ये दोनों भाई एक हो गए, इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं है। अरे आज तो हमारे घर में दिवाली होनी चाहिए। देखिए सुनीता जी, मैंने भी आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है, और जिन लोगों से सुना ना वो सब आपके चाहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि सुनीता जी की कोई गलती नहीं है। देखिए, बाहरी लोगों ने तो दो भाइयों के बीच में फूट डाल दिया, लेकिन कलंक आपके माथे पाल दिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घर में, दुनिया के किसी भी घर में कोई भी फूट डलता है ना, हमेशा इल्जाम एक औरत के ऊपर ही आता है कि औरत घर में आई और दो भाइयों को अलग कर दिया, औरत घर में आई माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, औरत घर में आई सारी प्रॉपर्टी अपनी हथिया ली। तो देखिए, ये कलंक तो आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा, है ना? देखिए सुनीता जी, सीता माता का जब हरण हुआ था ना, रावण ने किया था, सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को निष्कलंक साबित नहीं कर पाए। ये तो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। बस ये औरतों का बस यही धर्म होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने परिवार को जोड़ के रखें। और हाँ, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, घर के बाहर लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो आपके घर में सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। कोई भी किसी की खुशियां देख के खुश नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप परेशान होंगे ना, नमक और मिर्ची जरूर डालने आएगा। इस बात को आप दोनों भाई भी याद रखिएगा, ठीक है? हाँ चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। हाँ चिंगारी जी, आपने लाखों घरों को उजड़ने से बचाया। भगवान आपकी ना लंबी उम्र करे। समाज की बेटी हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, और जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, समाज का भलाई करती रहूंगी। समझी? क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे।
और मेरे पैदा होने पर बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी है। लो सो बेटा, ये खा लो। पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज से कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा उसी का इलाज करने जा रहे हो, चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको, समझे? दीदी इसकी शक्ल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान, कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा।
2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया कि 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको, तभी तो आपको बुलाया है। अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा 1 गिलास पानी लेके आना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह का नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। बेटा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी
आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं, ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है, बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना, तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को, हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, और 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो करते हो तो।
है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में घुसा लेना। जी दीदी। चल बैठ भाई, चल। माफ कीजिएगा जयंती बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब, एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी, चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी, बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात हुई, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं? प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ मकान का रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी,
बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए, और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे proof। प्रभात जी बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोले। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया भाई पहलवान, मजा आ गया। बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी। अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी, हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी, हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा, मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती,
लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो तुम लोग घबराओ मत, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़े ना मैं वहां पे चलूंगी भी, कानून मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ। दीदी भैया इतना मत घबराओ, आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं, अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके, मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? चिंगारी जी हमें आपकी एक नहीं सुननी, आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी ये क्या, सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है, कभी ये खाओ कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा, पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी
आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ, मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी। कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा, इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी, आ गए आप? हाँ बेटा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समदन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, खाइए। ले पहलवान बेटा, ले।